size and energy of an orbital are directly proportional to the principal quantum number. So with the increase in principal quantum number n, the electron will be located away from the nucleus. It means size of the orbital increases and energy also of the orbital also increases with the principal quantum number n. एजीमुथल क्वांटम नंबर इसको एल से डिनोट किया जाता है और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम या सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी इसको बोला जाता है। सब्सिडरी इसलिए क्योंकि ये नंबर ऑफ सबशेल्स के बारे में जानकारी देता है, दैट्स वाई सब्सिडरी फ्रॉम सबशेल। एंड इट टेल्स अस अबाउट द थ्री डायमेंशनल शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स। ये याद रखते चलिए, principal quantum number tells us about the size of the orbital and it tells us about the shape। आगे चल के जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर tells about the orientation। तो ये सीक्वेंस आप याद रखिए, प्रिंसिपल एजीमुथल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, ये सीक्वेंस याद होना चाहिए आपको। इसको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इसलिए बोला जाता है क्योंकि द वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम डिपेंड्स ओनली एंड ओनली ऑन एल। अभी हमने बोहर्स मॉडल में देखा था कि एंगुलर मोमेंटम बताया था एन एच अपॉन टू पाई। आगे जाके जब फर्दर डेवलपमेंट्स हुई साइंस में तो ये फॉल्स साबित हुआ। एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू एन एच अपॉन टू पाई नहीं होती। राइट नाउ द exact value of angular momentum is under root L into L plus 1 into h upon 2 pi। ये होती है exact value of angular momentum एंड इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे भी इन क्लास 12 फिजिक्स एटम चैप्टर। वहाँ पे इस एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में डिटेल में दिया गया है एंड उसके इतना डिटेल में है कि इस पे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन भी बना दिया गया एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अंदर। इस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के ऊपर डेडिकेटेड क्वेश्चन है एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में उस चैप्टर के अंदर, तो वहाँ पे इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। यहाँ क्योंकि फॉर्मूला भी नहीं गिवन है इसका तो इसको यहीं तक रहने देते हैं। एंड द वैल्यू ऑफ दिस azimuthal quantum numbers for any value of n, L can have values from 0 to n minus 1 as I have already told you। so possible values of L हुई 0 1 2 एंड टिल n माइनस वन, यानी 0 से लेके n माइनस वन तक। एग्जाम्पल दिया आगे, when n is equals to 1 then the value of L is only 0। जब n 2 होगा तो L 0 हो सकता है और 1 हो सकता है। एंड when n will be equal to 3 तब L की भी पॉसिबल वैल्यू हो सकती हैं 0 1 एंड 2। each shell consists of one or more subshells or sub levels। the number of subshells in a principal shell is equal to value of n। so nth shell के अंदर n number of subshells होती हैं। हमने पहले पढ़ा था कि nth shell के अंदर n स्क्वायर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं, 2n स्क्वायर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये वैल्यूज याद रखते चलिए, साथ में रिवीजन करते चलिए इनका। फर्स्ट सेल के लिए n इज इक्वल टू 1 होता है, देर इज ओनली वन सब शेल। हमने देखा कि nth शेल हैज़ n नंबर ऑफ सब शेल्स एंड इज कोरस्पॉन्ड टू l इज इक्वल टू 0। ऑफ कोर्स n इज इक्वल टू 1 के लिए l इज इक्वल टू 0 ही होगा। देर आर टू सब शेल्स 0 एंड 1 in the second shell n is equals to 2 and 3 in the third shell। so ये corresponding numbers दे दिए सब shells के in nth shell। ये नोटेशंस भी आपको याद रखनी है सब शेल्स के लिए। एल की वैल्यू 0 होती है जब उस सब शेल को बोला जाता है एस सब शेल। एक के लिए इसको पी सब शेल बोला जाता है एंड सो ऑन एस पी डी एफ जी एच, ये चलता रहता है आगे। फिर टेबल भी डेडिकेटेड बनाई गई है इसके लिए, सब शेल नोटेशन के लिए, डेफिनेटली आपको याद होनी चाहिए ये। एन और एल की वैल्यू को देख के आपको सब सेल नोटेशन करनी आनी चाहिए, जैसा कि हमने अभी सीखा ऊपर। तो एक्सरसाइज करके देख लेते हैं। 3n की वैल्यू है और l की वैल्यू 1 है। l की वैल्यू 1 मीन्स इट इज़ p ऑर्बिटल, सो ये 3p ऑर्बिटल हो गया।
and L is equals to 2 means SPD, इट इज़ D ऑर्बिटल, सो ये 4D ऑर्बिटल हो गया। तो ऐसे चेक करके आप देख सकते हैं, ये अच्छी एक्सरसाइज है, इस टेबल के थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे है मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, इसको ml से डिनोट किया जाता है। नोटेशंस भी डिफरेंट क्वांटम नंबर्स की आपको याद होनी चाहिए। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सेस। तो देखा हमने अभी, याद किया कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स साइज ऑफ ऑर्बिटल बताता है, एजीमुथल बताता है शेप, एंड मैग्नेटिक बताता है ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल। सीक्वेंस में याद रखिए, आसान रहेगा याद रखना। फॉर एनी सबशेल डिफाइंड बाई एल वैल्यू 2l+1 वैल्यूज आर पॉसिबल फॉर ml। तो जैसे फॉर एनी वैल्यू ऑफ n देयर आर n, एनी वैल्यू ऑफ n देयर आर n 0 to n-1 वैल्यूज ऑफ l। तो उसी तरीके से l की वैल्यू से ml की वैल्यू यहाँ डिफाइन की गई है। ये भी डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। ऑफ कोर्स इसी से आगे आप कर निकाल पाएंगे ml की वैल्यू। फॉर एनी वैल्यू ऑफ l 2l+1 वैल्यूज ऑफ ml आर पॉसिबल, डेफिनेटली याद रखिए इसको। एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की इसकी एक खास बात है कि इसमें नेगेटिव वैल्यूज़ भी पॉसिबल होती हैं, -l से लेके +l तक इसमें वैल्यूज़ आपको मिल जाती हैं। दस फॉर l इज इक्वस टू 0 द ओनली परमिटेड वैल्यू ऑफ ml इज़ 0। 1s ऑर्बिटल एज इक्वस टू 0 के लिए s ऑर्बिटल होता है ना, एंड 1s ऑर्बिटल होगा यहाँ पे, इसका मतलब है n की वैल्यू 1 है यहाँ पे। For l is equals to 1 there are three possible values of ml: -1, 0 and +1। as I've told you माइनस l से प्लस l होती है इसकी वैल्यू। 3p ऑर्बिटल्स, बिकॉज l इज इक्वल टू 1 p ऑर्बिटल होता है ना, तो 3p ऑर्बिटल्स होंगे फॉर l इज इक्वल टू 1। and similarly for l is equals to 2 there would be values from -2 to +2 and there would be 5 d orbitals। अब एज एन एक्सरसाइज आपको क्वांटम नंबर्स दिए गए हैं कुछ, तो उनके कोरस्पोंडिंग जो ऑर्बिटल बनेगा वो बताना है आपको। तो एन ऑर्बिटल डिस्क्राइब्ड बाय द क्वांटम नंबर्स इट विल बी एन ऑर्बिटल इन द पी सब शेल ऑफ द सेकंड शेल। सो एल इज इक्वस टू 1 के कोरस्पोंडिंग में पता चला कि ये पी सब शेल है, एंड एन इज इक्वस टू 2 से हमें पता चला कि ये सेकंड शेल में होगा। तो ऐसे पहचान करनी होती है आपको। ये टू वे ट्रैफिक होता है, ये पी सब शेल और सेकंड शेल, इनसे आपको क्वांटम नंबर भी पूछे जा सकते हैं, और क्वांटम नंबर से आपको ये शेल और सब शेल्स के नोटेशंस भी पूछे जा सकते हैं। सो एजीमुथल क्वांटम नंबर एल के अकॉर्डिंग सब शेल की नोटेशन तो हम देख ही चुके थे, लेकिन ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ये एक नई चीज़ है यहाँ पे, ये नंबर याद रखिए आप। एस ऑर्बिटल इज कोरस्पॉन्डिंग टू ऑफ कोर्स एल इज इक्वल टू 0, एंड इसमें एक ही ऑर्बिटल होता है। एस सब शेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है, एंड पी के अंदर होते हैं 3। ऐसे ओड नंबर में ये वैल्यूज़ इंक्रीज करती जाती हैं। तो एस एच सब शेल के अंदर आपको 11 ऑर्बिटल्स देखने को मिलेंगे। वैसे ये रियलिस्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता पीरियोडिक टेबल में, आपको मैक्सिमम अप टू एफ ऑर्बिटल्स देखने को मिलेंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं इनके अंदर, तो एफ मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगा यहाँ तक। तो वैसे प्रिंसिपली आपको याद होने चाहिए कि ओड नंबर में इंक्रीज हो सकती है। आपको एज अ क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा सकता है कि एच सबशेल के अंदर कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे, पीरियोडिक टेबल में नहीं देखने को मिलेगा। The last quantum number is spin quantum numbers, electron spin। 3 quantum numbers
डिफाइन द एनर्जी शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ एटमिक ऑर्बिटल्स। तो हमने देखा कि साइज शेप ऑफ ओरिएंटेशन बताते हैं द फर्स्ट थ्री काउंटर नंबर्स। they are not enough to explain the line spectroscopy in case of multi electron atoms, क्योंकि मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स में हमें डबलेट्स देखने को मिलते हैं, टू क्लोजली स्पेस लाइन देख चुके हैं हम, एंड ट्रिपलेट्स यानी थ्री क्लोजली स्पेस लाइंस हमें देखने को मिलती हैं। तो इन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स के अंदर क्या होता है, these doublets and triplets are a part of atomic spectra, and atomic spectra we know represents only the quantization of electronic energy levels only. So in short, these doublets and triplets show us the presence of energy levels only. This suggests the presence of more energy levels, जिनको फिर डिफाइन करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए, क्योंकि बाकी तीनों क्वांटम नंबर उनके सेम होंगे, काफ़ी सेम होंगे, क्योंकि बहुत क्लोजली लाई करती हैं उनकी स्पेक्ट्रल लाइंस। तो बाकी तीनों जो क्वांटम नंबर्स हैं एग्जैक्टली सेम होंगे उनके लिए। उनको डिस्टिंग्विश करने के लिए हमें फिर एक चौथा क्वांटम नंबर इंट्रोड्यूस करना होगा, दैट विल टेल अस अबाउट द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सो ये आवश्यकता पड़ी इस चौथे क्वांटम नंबर को इंट्रोड्यूस करने के लिए। ये नाम ज़रूर याद रखिए जो स्पिन क्वांटम नंबर से एसोसिएटेड हैं साइंटिस्ट के, बाकी तीनों क्वांटम नंबर्स के लिए नहीं दिए हैं, इनके लिए सिर्फ दिए हैं, तो कोई ख़ास बात ज़रूर होगी। तो जॉर्ज एंड गॉड स्मिथ वर द साइंटिस्ट हु प्रपोज्ड द प्रेजेंस ऑफ फोर्थ क्वांटम नंबर known as electron spin quantum numbers denoted by ms. An electron spin around in own axis in a much similar way as earth spins around its own axis while revolving around the sun. तो स्पिन क्वांटम नंबर इंट्रोड्यूस किया था जॉर्ज एंड गॉड स्मिथ ने। नीचे एक्चुअली ऑर्बिट और ऑर्बिटल का डिफरेंस आपको दिया हुआ है यहाँ पे, इसको हम देखेंगे। फर्स्ट वी आर डन विद दिस क्वांटम नंबर कंसेप्ट, जो कि थोड़ा सा ही बचा है। इलेक्ट्रॉन हैज़ बिसाइड्स चार्ज एंड मास एंड इंट्रिंसिक स्पिन एंगुलर मोमेंटम नंबर। सो दो प्रॉपर्टीज़ हम बहुत अच्छे से जानते हैं इलेक्ट्रॉन की, तो चार्ज होता है और मास, दोनों ही पढ़ के आए हम शुरुआत में चैप्टर के, कि इनकी डिस्कवरी किसने की थी, ये तक हमें याद है। इसके अलावा एक तीसरी भी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन की, इट इज़ स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर्स। Electron spin angular quantum number. Spin angular momentum is of course a vector quantity, and it can have two orientations related to a chosen axis, and these two orientations are represented by the values plus half and minus half. These are called two spin states of the electron. The up spin represented by half, actually plus half is represented by up spin and minus half is represented by down spin। याद रखिए ये important statement है। An orbital cannot hold more than two electrons and these two electrons must have opposite spin। So ये होता है Pauli exclusion principle, as we shall see after some time in the theory only. Now we are summing up the information we have studied in the four quantum numbers. N defines the shell. It determines the size and to a larger extent the energy of the orbital. सो लार्जर एक्सटेंड से क्यों एन डिफाइन करता है एनर्जी, ये हम अच्छे तरीके से देख चुके हैं। देयर आर एन सब शेल्स इन द nth shell and L identifies the subshell and determines the shape of the orbital. L also determines the energy of the orbital in a multi-electron atoms, as we have seen earlier also. हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज में इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ओनली एन डिफाइन साइज एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल, एंड मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अंदर एल आल्सो डिटरमाइंस द एनर्जी। एन प्लस एल से फिर उसमें एनर्जी निकाली जाती है। ML determines the orientation of the orbital about a given axis,
and it can have values for any value of L. ML can have 2L plus 1 values. The number of orbitals is equal to the number of ways in which they are oriented. तो ये तो समझ में आने वाली बात है कि जितनी नंबर ऑफ वेज होंगी जिनमें और ये ऑर्बिटल ओरिएंट कर सकता है, यानी उसकी ओरिएंटेशन हो सकती है, उतने ही नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे। तो एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं, जैसे कि एस ऑर्बिटल सिर्फ एक होता है क्योंकि वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है, उसमें कोई और पॉसिबिलिटी नहीं होती उसकी ओरिएंटेशन की, एक ही पॉसिबिलिटी, दैट्स वाई एक ऑर्बिटल होगा इसमें। पी में 3 पॉसिबिलिटी होती हैं, 3 ओरिएंटेशन हो सकती हैं, हम देखने वाले आगे हैं, और डी में 5 पॉसिबिलिटीज़ हैं ओरिएंटेशन की, दैट्स वाई डी सब सेल के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो यही आपको यहाँ पे बताया गया है। MS refers to the orientation of the spin of electrons, को स्पिन क्वांटम नंबर बोला जाता है। एग्जाम्पल 2.17 एंड 18 आर बेस्ड ऑन क्वांटम नंबर्स। आइए देख लेते हैं इनको। ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3। तो हम जानते हैं कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद n इज इक्वल टू n स्क्वायर, तो 9 होंगे इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। सीधे करिए फॉर्मूला से, ज़्यादा थ्योरी में घुसने की ज़रूरत नहीं है आपको इसमें। 2.18 डिस्क्राइब द ऑर्बिटल्स फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। तो ऑर्बिटल बताना है आपको कौन सा होगा। n इज इक्वल टू 2 एंड l इज इक्वल टू 1। l इज इक्वल टू 1 होता है p ऑर्बिटल, और n इज इक्वल टू 2, तो ये बन गया 2p। 4s बन जाएगा ये, बिकॉज l इज इक्वल टू 0 s के लिए होता है, l इज इक्वल टू 3 होता है f के लिए, ये बन जाएगा 5f। एंड l इज इक्वल टू 2 होता है d के लिए, spd, सो ये बन जाएगा 3d ऑर्बिटल। तो ऐसे आइडेंटिफाई करने होते हैं आपको बेस्ड ऑन क्वांटम नंबर्स दीज सब शेल नोटेशंस। शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताई है कि क्योंकि हम जानते हैं कि कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होता वेव फंक्शन साई का, ये सिर्फ एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है। फिर आपसे एक सवाल पूछा गया कि क्यों फिर डिफरेंट ऑर्बिटल्स के लिए वेव फंक्शन की वैल्यू एज अ फंक्शन ऑफ आर डिफरेंट होती है, ऐसा क्यों होता है? जब ये इसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है तो इसकी वैल्यू क्यों चेंज कर रही है एज अ फंक्शन ऑफ आर? आर मीन्स द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो इसका रीज़न ये है क्योंकि ऑर्बिटल ही आप चेंज कर दे रहे हैं, दूसरा डिफरेंट ऑर्बिटल्स, एंड वेव फंक्शन रिप्रेजेंट ऑर्बिटल ओनली, एटमिक ऑर्बिटल। हमने अभी पढ़ा था ना, वेव फंक्शन रिप्रेजेंट्स एटमिक ऑर्बिटल्स। सो जैसे जैसे आप दूसरे ऑर्बिटल्स के लिए देखेंगे तो बिकॉज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीजेज, तो ऑर्बिटल बढ़ता जाएगा। जैसे आप न्यूक्लियस से कुछ दूरी पर हैं, तो लेट्स से ये 1s ऑर्बिटल है, दूरी अगर आप बढ़ा देंगे तो ये 2s 3s होता जाएगा, और ऑर्बिटल भी बदलता जाएगा, यानी वेव फंक्शन यानी एटॉमिक ऑर्बिटल्स बदल जाएंगे, दैट्स वाई इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। एंड ये तो हमने डिस्टेंस से बात की, विद ओरिएंटेशन आल्सो, बिकॉज पी ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन डिफरेंट होती है, डी की डिफरेंट, विद ओरिएंटेशन आल्सो द वैल्यू ऑफ दिस वेव फंक्शन वेरीज। सो यहाँ तो सिर्फ डिस्टेंस की बात की गई है, ओरिएंटेशन के साथ भी इसकी वैल्यू वेरी करती है, डजेंट मैटर, इसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है। हम देख चुके हैं कि फिजिकल मीनिंग इसका क्यों नहीं होता, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं थ्योरी में पीछे। सो यहाँ से थ्योरी में आगे बढ़ने से पहले हमने एक पीछे टॉपिक छोड़ा था, उसको कवर कर लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन एटमिक ऑर्बिटल एंड द ऑर्बिट प्रपोज्ड बाय बोहर। A precise description of the path of the electron is impossible according to uncertainty principle of Heisenberg. That's why Bohr's orbits have no real meaning and their existence can never be demonstrated experimentally. Atomic orbital, on the other hand, is a quantum mechanical concept and is refers to wave function. हमने देखा
ये ऊपर वाली लाइन आपको समझ में आ रही है ना, कि प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन की बात करता है, क्योंकि बोर्स ऑर्बिट वो तो बोलता ही है कि भाई इन ऑर्बिट्स के अंदर घूमता हुआ आपको इलेक्ट्रॉन दिखेगा, वो फिक्स कर देता है उसकी लोकेशन को, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। अकॉर्डिंग टू हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वो कहता है कि सिर्फ प्रोबेबिलिटी की बात कर सकते हैं आप, इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन या फिर मोमेंटम आप नहीं बता सकते, क्योंकि बोर्स ऑर्बिट एग्जैक्ट पोजीशन बताने की बात करता है। दैट्स व्हाई इट हैज़ नो रियल मीनिंग। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज साई स्क्वायर, ऑफ कोर्स हम देख चुके हैं, इज प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम। ये कोई नई बात नहीं है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम होती है। क्लास 12 फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के अंदर भी एक क्वांटिटी आती है ऐसी ही, जिसको एनर्जी डेंसिटी बोला जाता है, तो वो होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो जिस भी क्वांटिटी के आगे ये डेंसिटी वर्ड लगा दिया जाता है, तो वो हो जाती है क्वांटिटी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये कंसेप्ट है एक। एंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एंड अ स्मॉल वॉल्यूम कॉल्ड वॉल्यूम एलिमेंट, ये याद रखिए टर्म, स्मॉल वॉल्यूम को वॉल्यूम एलिमेंट बोला है, यील्ड्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। सो ये तो ऑब्वियस है कि प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम, इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम और वॉल्यूम के डायमेंशन कट जाएंगे, आपको सिर्फ प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी इलेक्ट्रॉन की। ये बात बताई गई है यहाँ पे। and this probability varies from region to region but can be assumed to be constant with a small volume element। तो ये कंसेप्ट होता है इंटीग्रेशन के अंदर। फिज़िक्स में जब डेरिवेशंस करते हैं आप फॉर्मूलाज के, तो उसमें इंटीग्रेशन के अंदर ये कंसेप्ट लिया जाता है, किसी स्मॉल एलिमेंट का इंटीग्रेशन किया जाता है, उसका एरिया निकाला जाता है, फिर उसको इंटीग्रेट कर दिया जाता है टू फाइंड द एरिया ऑफ द लार्ज एरिया। किसी स्मॉल एरिया का निकाल के उसको इंटीग्रेट करके लार्ज एरिया निकालते हैं हम। वैसे ही यहाँ पे लिया गया है कि स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी से लार्ज एरिया की प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की निकाल रहे हैं हम यहाँ पे। द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कैन बी देन कैलकुलेटेड बाय द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी कोरस्पॉन्डिंग टू स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट्स। रीज़न क्या होता है ये स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट लेने का, क्योंकि लार्ज एरियाज़ में एक रीजन से दूसरे स्पेस में वैरी करती है बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी, लेकिन इस स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट के अंदर हम कांस्टेंट मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम यानी एरिया छोटा सा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन हम कांस्टेंट मान सकते हैं। ऐसे स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट के अंदर प्रोबेबिलिटी निकाल के फिर सारी प्रोबेबिलिटीज को जोड़ा जाता है टू गेट द नेट प्रोबेबिलिटी, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इन एरिया। सो ये था द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। तो इसका अगर जिस्ट आप लेना चाहें तो ऑर्बिट हैज़ नो रियल मीनिंग इन द रियल वर्ल्ड, सिर्फ ये एक इल्यूजन था बोहर का। एंड एटमिक ऑर्बिटल हैज़ रियल सिग्निफिकेंस, इसको वेव फंक्शन बोला जाता है, एंड इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय अ सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। Actually, wave function of or atomic orbitals, these are characterized by 3 set of quantum numbers only। चौथा तो इलेक्ट्रॉन का कैरेक्टरिस्टिक होता है, ये इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में हमें बताता है। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है प्लॉट ऑफ वेव फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस फॉर 1s एंड 2s ऑर्बिटल्स। यहाँ पे जो वेव फंक्शन का प्लॉट आपको दिया हुआ है, वो सिर्फ ये दोनों ही आपको याद होने चाहिए 1s और 2s के लिए, क्योंकि इनका कोई कंसेप्ट नहीं होता। लेकिन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की क्योंकि एक फिजिकल मीनिंग होती है, टेल्स अस अबाउट द प्रोबेबिलिटी अराउंड रीजन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तो इसमें एक कंसेप्ट लग रहा है। तो इसको कंसेप्चुअल आपको समझना है, और बाकी ऑर्बिटल्स में भी ये अप्लाई हो सकता है। लेकिन ये जो वेव फंक्शन है, ये सिर्फ 1s और 2s के लिए आपको याद रखना है। कैसे याद रखेंगे वो देख लीजिए।
एक चीज़ होती है नोड, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं ये अभी थ्योरी के अंदर ही, वहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ज़ीरो होती है एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय दिस कर्व। स्ट्रेट कर्व के अंदर ये जो बेंडिंग होती है ये नोड रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है ना आपको साई स्क्वायर, यानी प्रोबेबिलिटी ज़ीरो हो रही है। तो इट इस मुड़ी हुई कर्व से रिप्रेजेंट की जाती है नोड, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज़ीरो। यहाँ देखिए ऐसी ही कुछ कर्व आपको देखने को मिल रही है, ज़ीरो से नीचे प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे। एक्चुअली दिस थिंग फंक्शन डज नॉट रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी, एज यू नो इट हैज़ नो फिजिकल मीनिंग, लेकिन फिर भी यहाँ पे नोड जैसा बन रहा है, तो आपको ये हिंट मिल जाएगा यहाँ से कि इसमें प्रोबेबिलिटी ज़ीरो है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की। और ऐसे आपको पता होना चाहिए कि 1s के अंदर कोई नोड नहीं होता, 2s के अंदर एक नोड होता है। द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स आर गिवन बाई n माइनस एल माइनस वन। सो 2s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, n की वैल्यू 2 होती है, तो 2 माइनस वन माइनस 2 - 0 - 1 एक्चुअली, क्योंकि एस ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू 0 होती है। सो एल 2 - 0 - 1 मीन्स 1, तो एक नोड होगा 2s के अंदर। ये फॉर्मूला भी हम देखने वाले आगे कि n माइनस एल माइनस वन होते हैं रेडियल नोड्स एंड l से डिनोट किए जाते हैं एंगुलर नोड्स, ये भी आगे देखने वाले हैं। तो 1s के अंदर कोई नोड नहीं होगा, क्योंकि इसमें l की वैल्यू 0 होगी और n 1, यानी 1 -0 एंड -1। सो इसमें कोई नोड नहीं होगा, नोड्स ज़ीरो, नोड्स आर ज़ीरो इन 1s ऑर्बिटल। दैट्स वाई यहाँ पे आपको कोई कट नहीं दिख रहा जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है। तो ऐसे 1s और 2s आप वेव फंक्शन के प्लॉट्स आइडेंटिफाई करेंगे। अब देख लेते हैं कंसेप्ट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। तो यहाँ पे कंसेप्ट लगता है, ये जो कट्स आप देख रहे हैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन से कर्व्स बनी हुई हैं, ये नोड्स होते हैं, और जितने नोड होंगे एक ऑर्बिटल्स में उतने ही कर्व्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये 2s है, इसमें एक होता है, इसलिए आपको एक देखने को मिल रही है ये कर्व। 1s के अंदर कोई भी नोड नहीं होता, दैट्स वाई ये कर्व आपको इसमें देखने को नहीं मिलती। ऐसे ही 3s 4s 4d 4p जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे उनके अंदर आपको नंबर ऑफ नोड्स निकालने हैं, जितने नोड्स मिलेंगे उतनी कर्व्स मिल जाएंगी। तो ये कंसेप्ट होता है इसका। आपसे कंसेप्चुअली ग्राफ बना के पूछा जा सकता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का। जर्मन फिजिसिस्ट मैक्स बोर्न told us that square of the wave function gives the probability density। तो ये हम पढ़ चुके हैं कि वेव फंक्शन होता है साई से रिप्रेजेंट उसको किया जाता है। इट्स अ सॉल्यूशन ऑफ द स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो स्क्रोडिंगर ने दिया वेव फंक्शन एंड अ न्यू साइंटिस्ट वाज बोर्न टू गिव अस द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बाय स्क्वेयरिंग द वेव फंक्शन। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि एक नया साइंटिस्ट पैदा हुआ टू गिव अस द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बाय स्क्वेयरिंग द वेव फंक्शन। न्यू साइंटिस्ट वॉज बोर्न एंड हिज नेम वॉज मैक्स बोर्न। तो ऐसे आपको मैक्स बोर्न याद हो जाएगा कि इन्होंने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हमें दिया था। सो वेव फंक्शन वॉज गिवन बाय इरविन स्क्रोडिंगर एंड अ न्यू साइंटिस्ट वॉज बोर्न टू गिव अस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बाय स्क्वेयरिंग द वेव फंक्शन। हिज नेम वॉज मैक्स बोर्न। It may be noted that for 1s orbitals, the probability density is maximum at the nucleus and it decreases sharply। तो ये प्लॉट में मैं आपको बताना भूल गया कि जो क्लोज एरिया होता है न्यूक्लियस के, वहाँ पे प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। यहाँ देखिए, जब डिस्टेंस बिल्कुल कम है न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, बिकॉज वो दोनों पे ऑपोजिट चार्ज होता है, तो नज़दीक होने की इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ देखिए
इलेक्ट्रॉन का जब डिस्टेंस बहुत कम है न्यूक्लियस से तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ये मैं आपको बताना भूल गया था। ये ऐसे शार्पली डिक्रीज करती है जैसे जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। तो शुरुआत इसकी ऐसे ही क्यों होती है, ऐसे कैसे नहीं क्यों नहीं होती, सिर्फ ऐसे ही शुरुआत क्यों होती है, ये मैंने आपको बता दिया ग्राफ की। 1s orbital has maximum density and it decreases sharply. For 2s orbital, the probability density first decreases sharply to zero, again starts increasing. A small maxima at and it decreases again. तो वही बताया आपको कि नोड बीच में आ जाता है, उसका इंट्रोडक्शन दे रहा है यहाँ पे। द प्रोबेबिलिटी रिड्यूसेस टू ज़ीरो इन अ रीजन, इसको नोडल सरफेस या सिंपली नोड बोला जाता है। तो ये वो रीजन होता है जहाँ पे प्रोबेबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है फॉर फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। इन जनरल एन एस ऑर्बिटल हैज़ एन माइनस वन नोड्स। जैसे 2s ऑर्बिटल है तो उसमें एन 2s के अंदर n माइनस वन होंगे, तो 2s के अंदर होगा एक नोड। 2s ऑर्बिटल नंबर ऑफ नोड्स होंगे 1 एंड 2 होंगे 3s के अंदर। एक्चुअली इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है, रेडियल नोड्स के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है आपसे, n माइनस एल माइनस वन, ये एग्जैक्टली फॉर्मूला होता है। 3s में लगा लीजिए एल इज इक्वल्स टू ज़ीरो होता है, यानी कि 3 माइनस ज़ीरो माइनस वन मीन्स 2। सो 2 आपको रेडियल नोड्स मिल जाएंगे देखने को इन द 3s ऑर्बिटल। एंड ऑफ कोर्स ये तो आपको समझ आ ही गया होगा कि ये बाद में प्रोबेबिलिटी ज़ीरो क्यों हुई जा रही है। एक 2s में एक नोड बनने के बाद एंड 1s में शुरुआत से ही बाद में प्रोबेबिलिटी ज़ीरो क्यों हुई जा रही है एज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इंक्रीजेज, बिकॉज बोथ ऑफ दीज हैव अपोजिट चार्जेस एंड न्यूक्लियस के नज़दीक ही पाया जाना चाहिए इलेक्ट्रॉन, दूर नहीं होना चाहिए। दैट्स वाई डिस्टेंस जब एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा हो जाता है तो ज़ीरो ही हो जाती है प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन के मिलने की। फिगर 2.3a ये इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड्स आपको देखने को मिलेंगे इनमें। द डॉट्स इन अ रीजन रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इन दैट रीजन। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी प्लॉट्स में क्योंकि इसमें डी आ रहा है तो आप यहाँ से पता लगा सकते हैं कि इसमें डॉट्स आपको देखने को मिलेंगे अगर कंपैरिजन हो जाए बाउंड्री सरफेस डायग्राम्स के साथ। तो डॉट्स रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। आप देख सकते हैं 2s के अंदर एक नोड होता है तो यहाँ पे डॉट्स की जो कंसंट्रेशन है वो कम आपको दिखाई दे रही है। इसका ये सिग्निफिकेंस है कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स नेग्लिजिबल होती है। 1s के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, यूनिफॉर्मली जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है वो वेरी कर रही है, कोई नोड नहीं होता 1s के अंदर। Boundary surface diagrams of constant probability density for different orbitals gave a representation of the shape of the orbitals। तो देख लिया आपने जैसे कि 1s ऑर्बिटल्स की स्फेरिकल होती है शेप, तो ऐसे ही बाउंड्री सरफेस डायग्राम आपको इसमें देखने को मिलेंगे। एक्चुअली ये जो डायग्राम्स है बाउंड्री सरफेस ये आइडेंटिकल होते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल के लिए। तो अगर आप 1s ऑर्बिटल को एक जगह रख दें तो पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि 1s कौन सा और 2s कौन सा, क्योंकि कंपैरिजन में ही साइज़ के कंपैरिजन में ही इनको कंपेयर किया जा सकता है, डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। ऐसे अकेले अगर इन दोनों को रखा जाए एक एक करके तो पहचानना मुश्किल है। आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा कि क्यों बाउंड्री सरफेस डायग्राम्स शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हमको देते हैं। बाउंड्री सरफेस इज द रीजन, इट्स अ लाइन। न्यूक्लियस से एक पर्टिकुलर दूरी पे आप 3 डायमेंशनल स्पेस में एक लाइन खींच देते हैं जिसमें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होती है। एंड हम जानते हैं कि ऑर्बिटल भी तो वो रीजन या स्पेस ही होता है जिसमें हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम होती है। तो
बाउंड्री सरफेस डायग्राम उसी ऑर्बिटल की शेप के बारे में हमको बताता है इन द 3 डायमेंशनल स्पेस. For a given orbital, only that boundary surface diagram is taken to be good approximation of shape of the orbital, which encloses a region where the probability of finding electrons is very high, let's say 90%. तो 100% प्रोबेबिलिटी के साथ ऐसा बाउंड्री सरफेस डायग्राम क्यों नहीं खोजा जाता, इसका रीज़न आगे बताया गया है. Probability has always some value, however small it may be, at a finite distance from the nucleus. तो न्यूक्लियस से कुछ फाइनाइट दूरी पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी हमेशा होगी. चाहे डिस्टेंस आप कितना ही दूर ले जाएं, हमेशा कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी होगी ही, क्योंकि हम जानते हैं कि एग्जैक्ट लोकेशन तो यानी पोजीशन इलेक्ट्रॉन की बताई नहीं जा सकती. तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस आप कितना भी दूर करते जाएं, भले ही प्रोबेबिलिटी कितनी डिक्रीज करती जाए, ज़ीरो प्रोबेबिलिटी कहीं भी नहीं होगी. थोड़ी बहुत प्रोबेबिलिटी तो हर जगह पाई जाएगी, क्योंकि एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते आप इलेक्ट्रॉन की. दैट्स वाई 100% प्रोबेबिलिटी का रीजन एनक्लोज करना, डिफाइन करना इज इम्पॉसिबल. सो अ मैक्सिमम ऑफ 90% प्रोबेबिलिटी का जो भी रीजन हमें मिलता है उसको बाउंड्री सरफेस डायग्राम मान लिया जाता है. तो ये परसेंटेज याद रखिए 90% के अराउंड होती है. 100% क्यों नहीं होती बता दिया आपको. Boundary surface diagram for s orbital is actually spherical. It is symmetrically spherical. ये रहा नीचे. सो एस ऑर्बिटल स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है. इसका मतलब इन ऑल डायरेक्शन इन 3 डायमेंशन स्पेस फ्रॉम अ सर्टेन फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज सेम इन ऑल डायरेक्शन. स्फेरिकल सिमेट्रिकल का ये मतलब होता है. 2 डायमेंशंस के अंदर स्फेयर एक सर्कल की तरह दिखता है, ये आप जानते ही हैं. Boundary surface diagram for 3 2p orbitals, they consist of 2 lobes. Probability density function is 0 on the plane where the 2 lobes touch each other. तो 2 lobes के बीच में यानी 2 lobes के अंदर तो प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की, क्योंकि यही तो वो रीजन्स होते हैं ऑर्बिटल्स के जहाँ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है पाए जाने की इलेक्ट्रॉन. लेकिन इन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है इट इज़ कॉल्ड नोडल प्लेन, वहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 होती है. तो ये बताया गया है कि यहाँ पे कि नोडल प्लेन में इन दोनों लोब्स के जो टच कर रही हैं वो एरिया, वो प्लेन, उसमें प्रोबेबिलिटी 0 होती है. ये आगे बताया भी गया है इन ऑर्बिटल्स के अंदर पी और डी एस ऑर्बिटल्स के अंदर, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि नोडल जो नंबर ऑफ नोड्स होते हैं उसमें उनके फॉर्मूले भी आगे दिए गिवन है आपको. इससे पहले ये नीचे जो स्टार लगा के स्टेटमेंट दी गई है इसको देख लेते हैं. इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग वन. इफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज कांस्टेंट ऑन अ गिवन सरफेस, wave function is also constant over the surface because the boundary surface diagrams of both of them are identical. So probability density constant एक surface पे का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि at a finite distance from the nucleus the probability of finding electron is constant. Means 3 डायमेंशनल स्पेस में आप एक लाइन खींच दीजिए कुछ एक फाइनाइट डिस्टेंस पे, वहाँ पे प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट मिलेगी आपको इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की. क्योंकि प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट है इलेक्ट्रॉन की, तो इन्फॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन विच इज़ गिवन बाय वेव फंक्शन ये भी कांस्टेंट रहेगी. इसका कारण आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि एक फाइनाइट डिस्टेंस में न्यूक्लियस से ऑर्बिटल फिक्स कर दिया आपने, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से जैसे दूरी बढ़ती जाती है वैसे ही ऑर्बिटल्स डिफाइन होते हैं एस पी डी. तो एक आपने पर्टिकुलर ऑर्बिटल डिफाइन कर दिया जब न्यूक्लियस से आपने दूरी फिक्स कर दी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कांस्टेंट करके. सो दैट्स वाई इन्फॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन यानी कि वेव फंक्शन भी वहाँ पे कांस्टेंट होगा, क्योंकि ऑर्बिटल फिक्स कर दिया आपने. सो दैट्स हाउ बोथ ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर रिलेटेड.
बाउंड्री सरफेस डायग्राम्स आपको दिए हैं यहाँ पे 3 2p ऑर्बिटल्स के, इनके बारे में आगे डिस्कस किया गया है। 2p x y एंड z, द साइज शेप एंड एनर्जी ऑफ थ्री ऑर्बिटल्स आर आइडेंटिकल। ऑफ कोर्स ये हमें समझ में आता है कि क्यों ऐसा है, क्योंकि 2p के अंदर n प्लस एल की वैल्यू तीनों के अंदर आइडेंटिकल होती है। एल की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2, तो n प्लस n से एनर्जी निकलती है, तो तीनों में आइडेंटिकल होगी एनर्जी, और साइज एंड शेप भी इन तीनों का आइडेंटिकल होगा बिकॉज ऑफ द सेम क्वांटम नंबर्स। इसमें सिर्फ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट हो सकती है, इनमें जब फोर्थ क्वांटम नंबर डिफरेंट हो सकता है बस। they differ only in the way how the lobes are oriented. These can be orient along x y and z axis, that's why इनका नाम हो गया 2px 2py and 2pz orbitals. Here there is no simple relation between the values of ml and the x y and z direction. ये important point है, बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए इसको, कि ये जो -1 0 और +1 वैल्यूज़ होती हैं एम एल की, और ये जो ऑर्बिटल्स हैं 2p x y z, इनका कोई रिलेशन नहीं होता। ऐसे रिलेशन बना लीजिए कि -1 होता है 2p x, 0 होता है 2pz या y, एंड +1 होता है 2pz या y। ऐसे कोई रिलेशन नहीं है इनमें, ये आपको वार्न किया गया है यहाँ पे। कोई सिंपल रिलेशन नहीं है इन तीनों के बीच में। इसका सिर्फ इतना मतलब है, इट इज़ सफिशिएंट टू रिमेंबर दैट 3 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एम एल इंडिकेट 3p ऑर्बिटल्स। इतना सिर्फ आप याद रखिए, एंड दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। सिर्फ इतना सिग्निफिकेंस है इसका 3 वैल्यूज ऑफ एम एल का, कि there are 3 pre orbitals and they are mutually perpendicular. There is no simple relation between this xyz direction and the values of ml. Like s orbitals, p orbitals increase in size and energy with increase in principal quantum number. So of course all type of orbitals, whether it's s p d f, जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है साइज और एनर्जी बढ़ती ही है। ये ऑर्डर दिया हुआ आपको एनर्जी का, ये हम लर्न भी करने वाले हैं आगे जाके कि ऑर्डर कैसे याद रखते हैं। तो n+l रूल से आप याद रख सकते हैं ये ऑर्डर। 4p हैज़ मैक्सिमम एनर्जी देन 3p एंड देन 2p। यहाँ तो सिर्फ प्रिंसिपल काउंटर नंबर काम आएगा, l की तो यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि तीनों में l की वैल्यू सेम है। l इज गोस टू 1 फॉर ऑल ऑफ द 3। रेडियल नोड इज़ 1 फॉर 3p एंड 2 फॉर 4p ऑर्बिटल। सो रेडियल नोड्स का फॉर्मूला यहीं नीचे आपको मिल जाएगा, n-l-1 फॉर रेडियल नोड्स। तो ये लगा लीजिए, ऊपर आपको आंसर मिल जाएगा कि 3p में क्यों 1 होते हैं। p के लिए l इज टू 1 होगा, तो 3 - 1 - 1 1 हो गया 3p के लिए। ऐसे ही 4p के लिए आप निकाल लीजिए 2 आएंगे। 4l इज इक्वल्स टू 2, इट इज़ नोन एज d ऑर्बिटल, वी नो इट वेरी वेल। d सब शेल के लिए l इज इक्वल्स टू 2 होता है, एंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एम एल आर -2 से लेके +2 तक। The shape of the first 4 d orbitals are similar to each other, whereas that of the fifth one is different from the others. इतना याद रखना है आपको कि जो चारों फर्स्ट 4 d ऑर्बिटल्स हैं इनकी शेप देखिए आइडेंटिकल लग भी रही है आपको, एंड द शेप ऑफ द अदर वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द 4। बहुत सी बुक्स के अंदर और काफ़ी टीचर्स भी बताते हैं इस फिफ्थ ऑर्बिटल्स की शेप आपको लर्न करवाते हैं। डोनट शेप इसको बोला जाता है। आपको ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना एनसीईआरटी में गिवन है उतना सफिशेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। इतना याद रखिए सिर्फ कि चारों ऑर्बिटल्स ये आइडेंटिकल होते हैं इन शेप, एंड फिफ्थ वन हैज़ अ डिफरेंट शेप, सिर्फ इतना याद रखिए। all 3D orbitals are equivalent in energy, of course इन सब के लिए l की वैल्यू 2 होती है एंड n की वैल्यू 3, सो ऑल ऑफ देम हैव इक्विवेलेंट एनर्जी। द d orbital for which n is greater than 3 4d 5d also have सिमिलर शेप्स। तो ये रीज़न हमें समझ में आता है कि शेप सिमिलर क्यों होती है फॉर द अदर
bigger d orbitals like 4d and 5d, shape of the orbital is defined by L azimuthal quantum number. याद कीजिए, साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन, प्रिंसिपल, एजीमुथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो शेप एल से डिफाइन होती है। एल इन सब के लिए सेम है, 4d 3d 5d 6d कुछ भी हो, एल की वैल्यू इन सब के लिए SPD2 होती है फॉर ऑल ऑफ देम। सो दैट्स वाई शेप सिमिलर होती है, लेकिन एनर्जी डिफरेंट होगी और साइज डिफरेंट होगा, क्योंकि आप जानते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन, इट डिफाइंस द एनर्जी एंड साइज ऑफ द ऑर्बिटल, और वो इनमें बढ़ रहा है। 4D में 3 से 4 हो गया और 5D में फिर 5 हो गया। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रहा है तो एनर्जी और साइज दोनों बढ़ेंगे इनके। बिसाइड्स द रेडियल नोड्स, the probability density for p and d orbitals are zero at the planes also, and इनको बोला जाता है angular nodes. For example, for pz xy plane is the nodal plane. So pz के अंदर, ऑर्बिटल के अंदर, क्योंकि ऑर्बिटल ओरिएंट होता है अलोंग द जेड एक्सेस, तो जेड एक्सेस के अलोंग मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की। और जो दूसरे जो प्लेन बचे, एक्स एंड वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन, उसके अंदर प्रोबेबिलिटी ज़ीरो होगी, इसलिए इसको नोडल प्लेन बोला गया है। एंड पी के अंदर सिर्फ एक ही होता है। तो ये आप यहाँ पढ़ेंगे कि एंगुलर नोड्स जो मैंने आपको ऊपर बताया आर गिवन बाई एल ओनली। तो पी के अंदर एल की वैल्यू होती है 1, तो दैट्स वाई पी के अंदर एक एंगुलर नोड होगा। एंड डी के अंदर एल की वैल्यू होती है तो 2, तो इसमें 2 आपको एंगुलर नोड्स देखने को मिल जाएंगे। देर आर 2 नोडल प्लेन्स इन डी एक्स वाई पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये जो लाइंस आपको दी गई हैं एग्जैक्ट आपसे पूछी जा सकती हैं, ये सीक्वेंस याद होना चाहिए एग्जैक्ट आपको कैसे डिफाइन किया गया है लाइंस को। देयर आर 2 नोडल प्लेन्स इन डी एक्स वाई पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड बाइसेक्टिंग द एक्स वाई प्लेन कंटेनिंग जेड एक्सेस। 2 नोडल प्लेन्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो ये तो आइडेंटिकल है पी ऑर्बिटल के अंदर भी, पी जेड के अंदर भी जो एक्स वाई नोडल प्लेन होता है इट आल्सो पास थ्रू द ओरिजिन। इट इज़ नॉट अ यूनिक थिंग, आगे है यूनिक। इट मस्ट बी बाइसेक्टिंग द एक्स वाई प्लेन कंटेनिंग द जेड एक्सिस। तो जैसे पी जेड के अंदर एक्स वाई नोडल होता है, वैसे डी एक्स वाई के अंदर जेड एक्सिस के अंदर जो होता है प्लेन वो होता है नोडल। एंड इट मस्ट बी बाइसेक्टिंग द एक्स वाई प्लेन। सो पीछे हमने देखा कि जो नोडल प्लेन होता है इट मस्ट बी टचिंग द लोब्स, लोब से जो टच कर रहा होता है वो होता है नोडल प्लेन्स। बाइसेक्टिंग का मतलब वही है, इट मस्ट बी टचिंग द ऑर्बिटल्स। जो लोब्स होती हैं, जैसे डी एक्स वाई में एक्स वाई के अंदर लोब्स होंगी, इट मस्ट बी टचिंग और बाइसेक्टिंग द एक्स वाई प्लेन। दैट्स वाई बाइसेक्टिंग यानी टचिंग वर्ड यूज किया गया एक्स वाई प्लेन के साथ, और नोडल प्लेन होता है जेड एक्सिस में, दूसरे में। ये दोनों चीज़ें एक साथ याद रखिए आप। एक्स वाई के अंदर जेड एक्सिस के अंदर होगा नोडल प्लेन, एक्चुअली 2 होंगे जो जेड एक्सिस में होंगे, एंड पी जेड के अंदर एक्स वाई प्लेन के अंदर नोडल प्लेन होगा। ये अपोजिट होता है, जिस नाम से ऑर्बिटल दिया गया है उसमें प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की, तभी तो उसके नाम से दिया गया है वो। एंड जो दूसरा उससे प्लेन्स होते हैं उनके अंदर नोडल प्लेन होता है, यानी प्रोबेबिलिटी ज़ीरो होती है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की। इन्हीं को एंगुलर नोड्स बोला जाता है, एंड दे आर रिप्रेजेंटेड बाय एल। जैसे एक एंगुलर नोड होगा पी ऑर्बिटल में, 2 होंगे डी ऑर्बिटल में, हम देख चुके हैं। तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स यहाँ से हो गए n-1, बिकॉज n-l-1 रेडियल नोड्स, इसमें एल एंगुलर नोड जोड़ दीजिए तो आपके पास आ जाएगा n-1 टोटल नंबर ऑफ नोड्स। अब इनकी डायग्राम्स देख लेते हैं जो पी एंड डी ऑर्बिटल्स हमने पढ़े हैं अभी। 2p x y and z,
इनमें आपसे क्वेश्चन सिर्फ इसी तरीके के पूछे जा सकते हैं कि किस रीजन में किस एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, किस एरिया या रीजन में कम होती है। सो 2p के अंदर एक्स एक्सिस के अलोंग आपको प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम देखने को मिलेगी इलेक्ट्रॉन्स की, और जो दूसरा प्लेन बचा YZ प्लेन, इसके अंदर नोडल प्लेन होता है 2px के अंदर। इसी प्रकार से 2py के अंदर प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम अलोंग द y एक्सेस। आप देख भी सकते हैं इन जो लोब्स दी हुई हैं इनको कट करती हुई एक्सिस y है 2py के अंदर। वैसे ही 2px के अंदर x होती है, तो 2py जो एक्सेस है इसके अलोंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम, एंड एक्स जेड इसमें जो प्लेन होगा इसमें नोडल प्लेन वो होगा। उसी तरीके से 2pz के अंदर जो नोडल प्लेन होगा इट इज़ XY, एंड z के अलोंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के लिए। ऐसे ही आप d ऑर्बिटल्स का देख सकते हैं। DXY के अंदर the z axis must be containing the nodal plane, and probability is not maximum along the x and y direction, it is different from p orbital। p ऑर्बिटल में px के px लेट्स से 2px के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसमें x डायरेक्शन के अलोंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, देयर इज अ डिफरेंस इन d ऑर्बिटल। DXY के अंदर XY के अलोंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम नहीं होती, इट इज़ एट अ एंगल 45 फ्रॉम x एंड y डायरेक्शन जहाँ पे प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। ये क्वेश्चन की फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है कि PX में तो अलोंग द एक्स एक्सिस होती है, या पी वाई में अलोंग वाई एक्सिस, पी जेड में अलोंग जेड एक्सिस। यहाँ पे एट एंगल 45 फ्रॉम द एक्स और वाई और वट एवर एक्स जेड टॉप ऑर्बिटल यू आर टेकिंग एट एन एंगल 45 द प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम, ये जरूर याद रखिए। उसी तरीके से एक्स जेड में जो वाई एक्सिस होगी इट मस्ट बी कंटेनिंग द नोडल प्लेन, एंड at an angle 45 from x and y direction, you will get the probability of electron to be maximum। वैसे ही वाई जेड के अंदर आपको y और जेड एक्सिस से 45 डिग्री के एंगल पर प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम मिलेगी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के लिए। उसमें एक्स जो एक्सिस होती है इट मस्ट बी कंटेनिंग द नोडल प्लेन। DX² और Y² इसके अंदर आपको प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम मिलेगी अलोंग द x एंड y एक्सिस। ये यूनिक है इन सब में कि DX² और Y² में x और y एक्सिस के अलोंग p ऑर्बिटल के जैसा है ये कुछ कुछ, उसमें भी जो ऑर्बिटल का नाम था उसी के अलोंग मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी थी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की, वैसा ही इसमें दिखेगा। And of course z axis must be the nodal plane in it, and DZ² इन सबसे यूनिक है, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल इन आन डायरेक्शन। देख सकते हैं आप, स्फेरिकली सिमेट्रिकल दिख रहा है आपको, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शंस को डोनट शेप भी बोला जाता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दीज शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। शेप देख के भी आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या प्रिडिक्ट किया जा सकता है इनके बारे में। ऑफ कोर्स आपसे शेप्स भी एग्जैक्टली पूछी जा सकती हैं, तो याद होनी चाहिए आपको ये शेप्स। एंड कैसे याद रखनी है मैंने आपको बता दिया कि कौन से ऑर्बिटल की शेप कैसे मेमोराइज किया जाता है, तरीका क्या है उसे पहचानने का। Energies of orbitals, we know in hydrogen atom the energy is solely, energy and size also solely determined by the principal quantum number n। यहाँ पे सीक्वेंस से भी ये क्लियर हो रहा होगा कि 2s 2p की एनर्जी सेम होती है, 3s 3p 3d की सेम, 4s 4p 4d की सेम, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इनमें सेम है। ऐसा होता है सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के अंदर, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अंदर ऐसा नहीं होता। although the shapes of the 2s and 2p orbitals are different because L different हो गया इनमें and shape is determined by L, they have same energy in hydrogen and hydrogen like species। सो सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स को डीजनरेट ऑर्बिटल्स बोला जाता है। ये टर्म आप याद रखिए, यूज में आने वाली है ये। डीजनरेट ऑर्बिटल्स आर दोज विच आर हैविंग सेम एनर्जी।
वन एस ऑर्बिटल इन हाइड्रोजन एटम, क्योंकि ये न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक होता है, दैट्स वाई इट इज़ मोस्ट स्टेबल कंडीशन, यानी इसको ग्राउंड स्टेट भी बोला जाता है। आई थिंक हम देख चुके हैं कि ग्राउंड स्टेट क्या होती है, पहले भी ये वर्ड आ चुका है इसी चैप्टर के अंदर। एंड 2s 2p एंड हाइयर ऑर्बिटल्स, इनको बोला जाता है एक्साइटेड स्टेट्स। तो ग्राउंड स्टेट होती है वो जो सबसे नज़दीक होती है न्यूक्लियस के, मोस्ट स्टेबल, एंड एक्साइटेड स्टेट आर मोर इन एनर्जी एंड लेस इन स्टेबिलिटी। ये तो आप जानते ही होंगे, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो ये आपको एनर्जी लेवल्स दिए हुए हैं डिफरेंट एटम्स के लिए। ऑफ कोर्स हाइड्रोजन एटम के लिए ए दिया हुआ है, एंड मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स के लिए दूसरा। तो आप देख के भी ये पता लगा सकते हैं, इसमें लगाना आना ही चाहिए आपको, ये पूछा जा सकता है पेपर में। 3s 3p 3d इन तीनों की एनर्जी सेम, 2s 2p की सेम फॉर हाइड्रोजन, दिस इज़ फॉर हाइड्रोजन। एंड फॉर द अदर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम 2s की 1s की एनर्जी सबसे कम होगी, फिर 2s देन 2p 3s 3p। मेनली आपको यही बात बताई गई है कि हाइड्रोजन में सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है, क्योंकि तो ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है फॉर सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यहाँ n प्लस l दोनों पे डिपेंड करती है, दैट्स वाई डिफरेंट ऑर्बिटल्स की डिफरेंट एनर्जी होगी। 3d की ज़्यादा होगी 4s से, क्योंकि n प्लस l इसका ज़्यादा आ रहा है, आगे हम देखेंगे n प्लस l का रूल, तो ज़्यादा हमें एक क्लियर होगा। Energy of an electron in a multi-electron atom, unlike that of hydrogen, depends not only on the principal quantum numbers but also depends on azimuthal quantum numbers. As I'm telling you again and again, it depends on L plus N. इट इंक्रीजेज इन द ऑर्डर एस पी डी एफ, एस की सबसे कम होती है एनर्जी और एफ ऑर्बिटल के सबसे ज़्यादा। इसका रीज़न नीचे दिया गया है, वो इम्पोर्टेंट है जानना। फॉर हायर एनर्जी लेवल्स दीज डिफरेंसेस आर सफिशेंटली प्रोनाउंस एंड स्टैगरिंग ऑफ ऑर्बिटल एनर्जी मे रिजल्ट। तो ये स्टैगरिंग क्या होती है? स्टैगरिंग का ये मतलब है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू भले ही ज़्यादा हो किसी ऑर्बिटल में, लेकिन फिर भी उसकी एनर्जी कम हो सकती है, ये स्टैगरिंग हुआ। यानी लगता तो ऐसा है कि ज़्यादा होनी चाहिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्योंकि ज़्यादा है, लेकिन एक्चुअली उसकी एनर्जी कम है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट एटमिक ऑर्बिटल एस पी डी एफ इनमें से। तो एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया आपको कि 4s की एनर्जी कम होती है 3d से, यहाँ से समझ लीजिए। क्यों? इवन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज़्यादा होता है फोरस में, फिर भी उसकी एनर्जी कम होती है 3d से, बिकॉज एल की वैल्यू डी के लिए 2 होती है, तो n प्लस एल 3 प्लस 2 5 होगी, इसके लिए टोटल एनर्जी की वैल्यू दैट्स हाउ ज़्यादा होगी। ऐसे ही 6s की कम होती है 5d से, 4f की कम होती है 6p से। तो ये स्टैगरिंग देखने को मिलेगी आपको ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स। द मेन रीजन, अब रीजन देख लीजिए इस एनर्जी क्यों डिफरेंट होती है डिफरेंट इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एस पी डी एफ में। ये तो आपको पता लग गया कि एल भी इन्वॉल्व होता है एनर्जी को डिटरमाइन करने के लिए, लेकिन रीज़न क्या है इसका? द रीज़न इज़ द म्यूचुअल रिपल्जन अमंग द इलेक्ट्रॉन्स इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन्स एटम। तो हम जानते हैं क्योंकि डिफरेंट ऑर्बिटल्स के अंदर द रीजन अराउंड द electron it is different, the orient even the orientation of the orbitals, shape of the orbitals are also different. So the configuration of electrons in a multi electron system, the region around which electrons are found, it is different in different orbitals. So किसी ऑर्बिटल का साइज छोटा होगा, जैसे एस ऑर्बिटल होता है स्फेरिकल सिमेट्रिकल होता है, पी ऑर्बिटल्स में लॉब्स होती हैं, तो रीजन अराउंड द इलेक्ट्रॉन्स चेंजेस, तो कॉम्पैक्ट हो जाता है जैसे जैसे ऑर्बिटल्स बढ़ते जाते हैं
और ऑर्बिटल्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन इंक्रीज हो जाता है उससे, जिससे कि एनर्जी फिर इंक्रीज हो जाती है। तो रिपल्जन, रिपल्जन लीड्स टू इनस्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी लीड्स टू इंक्रीज इन एनर्जी। जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतनी कम स्टेबिलिटी होगी। सो दैट्स हाउ म्यूचुअल रिपल्जन के कारण एनर्जी इंक्रीज हो जाती है इन हाइयर ऑर्बिटल्स, ये बात बताई है यहाँ पे। यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर। डेफिनेटली नेक्स्ट लेक्चर में तो थ्योरी कंप्लीट हो ही जानी चाहिए।